ഉയർച്ച. I was swinging along, minding my business, when suddenly out of the blue, just like a present from heaven, beautiful, wonderful you, the clouds disappeared and the birds started singing a beautifully wonderful tune, for no other song could be worth. അങ്ങ് വായിക്കുന്നോ? ചോറ് കൊണ്ട് എഴുതിയ കഥയാണിത്. മഷി കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് എഴുതണാവില്ല. തുടരണമെങ്കിൽ सोचिए एक ऐसी ज़मीन जहाँ सूरज की रोशनी भी
पहुंचने से डरती हो, जहाँ जहाँ हवा में ऑक्सीजन कम और लोहे की जंग और खून की बदबू ज़्यादा हो। कोलार की वो खदानें जिन्हें दुनिया केजीएफ के नाम से जानती है, यहाँ कानून की कोई किताब नहीं चलती थी। यहाँ सिर्फ एक ही नियम था, जो ताकतवर वही राज करेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास को उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने भारतीय सिनेमा की परिभाषा ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं केजीएफ चैप्टर 2 की। आज हम देखेंगे कि कैसे एक मामूल से रास्ते पर चलने वाले लड़के ने दुनिया के सबसे खतरनाक साम्राज्य को अपने कदमों में झुका दिया था। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां चैप्टर 1 ने सबको सन्न कर दिया था। गरुड़ का अंत हो चुका था। नाराची की खदानें अब भी गरुड़ के चंगुल से आज़ाद हो चुकी थी, लेकिन क्या गुलामी खत्म हुई थी? नहीं। गरुड़ के मरने के बाद नाराची के सिंहासन बैठने के लिए कई गिद्ध मंडराने लगे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस सिंहासन पर अब एक ऐसा शेर बैठने वाला है जिसके खौफ से मौत भी थरथर कांपती है। रॉकी नाम तो सुना ही होगा। वह लड़का जो मुंबई की गलियों से उठा था, आज वह कोलार की काली दीवारों का बेताज बादशाह बन चुका था। लेकिन इस खूनी सिंहासन के पीछे एक दर्दनाक कहानी थी। एक छोटा बच्चा जिसने अपनी मरती हुई माँ को कसम दी थी कि माँ, दुनिया का सबसे मैं अमीर आदमी बनकर ही मरूंगा। चैप्टर 1 में वह वादा महज एक सपना था, पर चैप्टर 2 के पहले घंटे में वह सपना एक कड़वी हकीकत बन चुका था। राकी अब एक इंसान नहीं बल्कि एक जिंद बन चुका था, जो एक ऐसी जिद जिसके रास्ते में जो भी आया वह इतिहास बन गया। स्क्रीन पर जब प्रशांत नील का डायरेक्शन बोलता है तो हर फ्रेम से तबाही की बू आती है। डायरेक्टर ने कलर ग्रेडिंग पूरी तरह से डार्क और गोल्डन रखी, यानी सोना और खून एक केजीएफ की असली पहचान है। लेकिन राजा बन जाना ही सब कुछ नहीं होता है दोस्तों। असली खेल तो तब शुरू होता है जब सिंहासन के चारों तरफ दुश्मन खड़े हों। नाराची के भीतर राकी का राज पक्का हो चुका था, लेकिन खदान के बाहर दिल्ली की गलियारों में हड़कंप मच गया था। भारत सरकार की नींव हिल चुकी थी। प्रधानमंत्री रमिका सेन यानी रवि टंडन की नज़र अब इस गैरकानूनी सोने के साम्राज्य पर थी। वे जानती थी कि अगर राकी को नहीं रोका गया तो देश की अर्थव्यवस्था पर एक ऐसा डाकू कब्जा कर लेगा जिसे झुकाना नामुमकिन होगा। यहीं से एक्ट 1 का सबसे बड़ा मोड़ आता है। राजनीतिक ताकतें और सरकारी हुकूमत तो थी ही, पर असली आंधी आनी अभी बाकी थी। जब खदान के अंदर यह मान चुके थे कि अब राकी को कोई नहीं हरा सकता, तब पर्दे पर एंट्री होती है एक ऐसे शैतान की जिसे आज तक कोई नहीं डरा पाया, अधीरा। संजय दत्त का वह खौफनाक अवतार, गज्जा सिर पर अजीब गरीब टैटू, लोहे का भारी भरकम कवच और हाथों में खंजर जैसी तलवार। अधीरा जब पर्दे पर आता है तो सिनेमा घर की कुर्सियां हिल जाती हैं। वह कहता है, राकी नाराची मेरी थी और न मेरी रही, नाराची मेरी थी और मेरी ही रहेगी। यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा खूनी खेल जहाँ एक तरफ
अपनी जान से ज़्यादा नाराज़ी को चाहने वाला राकी, और दूसरी तरफ सब कुछ तबाह कर देने आया अधीरा। पहले घंटा हमें सिखाता है कि कैसे एक साम्राज्य खड़ा होता है और कैसे उसे मिटाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें एक साथ मिलकर साजिश रचती हैं। राखी का वह एटीट्यूड, उसकी वह सिगरेट जलाने का अंदाज और हर एक डायलॉग पर थिएटर में गूंजने वाली सीटियाँ, ये सब मिलकर एक्ट वन को एक धमाकेदार शुरुआत देते हैं। लेकिन इसके आगे क्या होता है जब अधीरा और राकी आमने सामने आते हैं, तो स्क्रीन पर क्या तबाही मचती है, जानने के लिए जुड़े रहिएगा, क्योंकि एक्ट टू में हम देखेंगे उस महासंग्राम को जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। शेर जब अपने इलाके में बैठा हो तो इसका मतलब यह नहीं कि जंगल के दूसरे शिकारी खामोश बैठ जाएंगे। एक्ट वन में हमने देखा एक साम्राज्य का खड़ा होना, पर एक्ट टू में गवाह है उस महाविनाश का, जहाँ दो ऐसे राक्षस आमने सामने आए जिनकी टक्कर से पूरी धरती हिल उठी। अधीरा यानी संजय दत्त खामोश नहीं बैठने वाला था, वह अपनी सेना के साथ सीधा नाराज़ी के अंदर घुस जाता है। सोचिए उस मंजर को जहाँ चारों तरफ बंदूक की गंध, गोलियां की तड़तड़ाहट और अपनों को बचाने के लिए उस जान की बाजी लगा देने वाले राखी के सिपाही। अधीरा का वार इतना भयानक था कि पहले ही बार राखी के साम्राज्य की नींव हिल जाती है। राखी को यह समझ आ जाता है कि ये लड़ाई सिर्फ सोने की नहीं बल्कि उसके वजूद की है। स्क्रीन पर जब अधीरा का भारी भरकम हथौड़ा और राखी की तलवारें टकराती हैं तो ऐसा लगता है मानो दो पहाड़ों के बीच टक्कर हो रही हो। लेकिन मुसीबत सिर्फ खदान के भीतर नहीं थी, खदान के बाहर भी चक्रव्यूह बिछ चुका था। देश की प्रधानमंत्री रमिका सेन ने कसम खा ली थी कि वह इस गैरकानूनी साम्राज्य को मिट्टी में मिला देंगी। पुलिस, सेना और कानून सबको राखी के खिलाफ खड़ा कर दिया था। एक तरफ राजनीति की चालें और दूसरी तरफ अधीरा की खूनी तलवार। राखी इन दोनों के बीच अकेले दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। उसका वह अंदाज जहां वह खून की परवाह किए बिना अपनी शर्तों पर जीता है, दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है। और फिर आता है इस फिल्म का वह सीन जिसके बाद सिनेमा घरों में जो सीटियां बजी उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। इंटरवल ब्लॉक। राकी अकेला, जिसके हाथ में एक भारी भरकम मशीन गन और सामने दुश्मनों की पूरी फौज खड़ी है। रवि बरसरू का वह बैकग्राउंड स्कोर माया बाल्वो जब बजता है तो दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। राकी मशीन गन से गोलियां ऐसी बारिश करता है कि दुश्मनों के होश उड़ जाते हैं। वह सीन सिर्फ एक एक्शन सीक्वेंस नहीं था, वह इंडियन सिनेमा को एक ऐसा मास्टरपीस था इसने थिएटर की स्क्रीन को फाड़ कर रख दिया। एक्ट टू में हम यह बताता है कि एक असली हीरो वह नहीं जो कभी गिरेगा ना, बल्कि असली हीरो वह है जो हर बार गिरने के बाद दोगुनी ताकत से वापस उठे। अधीरा और राखी की इस खूनी जंग ने फिल्म को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इस जंग का अंत क्या होगा? क्या रश्मिका सेन और अधीरा मिलकर राखी के इस एम्पायर ऑफ ब्लड को ख़त्म कर देंगे? जानने के लिए बने रहिएगा, क्योंकि एक्ट में हम इस महागाथा का सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाला क्लाइमैक्स है। लेकिन उससे पहले
इसमें एक्टर की परफॉर्मेंस देखेंगे। एक्टर परफॉर्मेंस तो बाद में देख लेंगे, पहले इसके हम एक्टिंग की बात कर लेंगे। हर साम्राज्य का एक दिन अंत होना तय होता है, पर कुछ साम्राज्य इतिहास के पन्नों पर इस तरह लिखे जाते हैं कि सदियों तक उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। एक्ट 1 में हमने देखा था उदय, और एक्ट 2 में हमने देखा था संघर्ष। अब वक्त आ चुका है उस भयानक अंत का जिसके लिए पूरी दुनिया सांस रोके बैठी थी। खदान के भीतर अब आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अधीरा अपनी आखिरी चाल चल चुका था, लेकिन वह यह भूल गया था कि सामने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि रॉकी भाई है। दोनों के बीच में खूनी तलवारें और बंदूक का आमने सामने का संघर्ष स्क्रीन पर ऐसा टैंडअप मचाता है कि देखने वालों की पलकें झपकना भूल जाती हैं। देखने वाले पलकें झपकना भूल जाते हैं। रॉकी का गुस्सा, उसकी आंखों में वो आग और हर एक बार गूंजता संगीत। जब रॉकी अधीरा का अंत करता है तो सिनेमा घरों में तालियों की गड़गड़ाहट से पर्दा हिल जाता है। वह सिर्फ एक दुश्मन की मौत नहीं थी, वह उस साम्राज्य पर हमेशा के लिए रॉकी का नाम की मोहर थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है दोस्तों। अधीरा के जाने के बाद भी एक बहुत बड़ी ताकत अभी बाकी थी। भारत सरकार, प्रधानमंत्री रमिका सेन यानी रवीना टंडन। एक तरफ देश का कानून था और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जिसने कानून को अपनी उंगलियों पर नचाया। रश्मिका सेन और रॉकी आमने सामने आते हैं। वह सीन जहां रॉकी कानून के सामने झुकने से इनकार कर देता है और अपनी शर्तों पर सब कुछ संभालता है, दिखाता है कि रॉकी सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अपने उसूलों और जिद से ही राजा बना था। और फिर आता है इस फिल्म का सबसे बड़ा और सबसे चौंका देने वाला और दिल को चीर देने वाला क्लाइमैक्स। रॉकी का वह आखिरी सफ़र जहां वह सोने के जहाज़ों के साथ समुद्र के बीचों बीच होता है। दुनिया की निगाहों में वह सबसे बड़ा अपराधी है। भारत सरकार उसे ख़त्म करना चाहती है और दुश्मन समुद्र की गहराइयों से उस पर हमला कर देते हैं। वह दृश्य जहाँ रॉकी उस सोने के खजाने और साम्राज्य के साथ समुद्र की अगाध गहराइयों में समा जाता है। अपनी माँ से किया वह वादा कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर मरूंगा, वह पूरा तो करता है पर अपनी माँ की जान की कीमत पर। तो क्या रॉकी हार गया? नहीं दोस्तों, रॉकी मरा नहीं बल्कि अमर हो गया। KGF 2 चैप्टर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा इमोशन है जो सिखाता कि अगर इंसान के इरादे फौलाद हों तो वह जीरो से उठकर पूरी दुनिया की हुकूमत पर राज कर सकता है। प्रशांत नील का डायरेक्शन, यश के स्क्रीन प्रेजेंस और रवि बरसूर का संगीत, इन तीनों ने मिलकर भारतीय सिनेमा को एक ऐसा मास्टरपीस दिया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। रॉकी भाई की वो कहानी जो खून से शुरू हुई थी और समुद्र की गहराई में जाकर इतिहास बन गई। आपकी क्या राय है KGF चैप्टर 2 के इस अंत के बारे में? क्या रॉकी को बचा होना चाहिए था या उस का यह अंत ही सबसे सही था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, कहानी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जब तक उसे पर्दे पर उतारने वाले कलाकार दमदार ना हो तब तक वो आग नहीं लगती। और KGF 2 में भाई साहब हर एक एक्टर ने स्क्रीन को फाड़ कर रख दिया। चलिए बात करते हैं हम उन परफॉर्मेंस की जिन्होंने इस फिल्म को एक एम्पायर में बदल दिया। पहले बात है यश।
द रॉकिंग स्टार, द अल्टीमेटम मॉन्स्टर मॉन्स्टर। सबसे पहले बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसके बिना केजीएफ की कल्पना भी नहीं की जा सकती, यानी यश। राकी भाई के किरदार में यश ने जो स्वैग और एटीट्यूड दिखाया वह भारतीय सिनेमा में सालों के बाद देखने को मिलता है। उनका वो सिगरेट जलाने का अंदाज, उनकी वो भारी आवाज़ और आंखों में जो एक हॉट केयर वाला एटीट्यूड था, उफ। यश ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि पैन इंडिया सुपरस्टार हैं। चाहे इमोशनल सीन हो जहां वो अपनी माँ को याद करते हैं, या फिर वो सीन जहां वो मशीन गन लेकर दुश्मनों के धज्जियां उड़ा देती हैं, यश हर फ्रेम में आग लगा देते हैं। उन्होंने अपने कंधे पर पूरी फिल्म को इस तरह उठाया जैसे कोई राजा अपना साम्राज्य संभालता है। अब बात करते हैं संजय दत्त, यानी खौफ का नाम अधीरा। अब आते हैं उस राक्षस पर जिसके सामने खड़े होने की हिम्मत किसी में नहीं थी, यानी अधीरा। संजय दत्त ने इस किरदार में जान फूंक दी है। उनका वो भारी भरकम बाइकिंग लुक, तलवार चलाने का अंदाज और चेहरे पर डरावनी खामोशी। जब संजय दत्त स्क्रीन पर आते हैं तो थिएटर्स में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। यस और संजय दत्त के बीच जो क्लैश एंड टकराव था वह बहुत बॉलीवुड के किसी भी एक्शन सीक्वेंस से कहीं आगे था। संजय दत्त ने दिखा दिया कि विलेन अगर दमदार हो तो हीरो का जीतना और ज़्यादा बड़ा लगता है। अब बात करते हैं रवीना टंडन की, पावर ऑफ पॉलिटिक्स की महारानी, यानी रमिका सेन। और फिर एंट्री होती है देश की सबसे ताकतवर महिला की, प्रधानमंत्री रमिका सेन, यानी रवीना टंडन। रवीना टंडन इस किरदार में जो ग्रेस, पावर और गुस्सा दिखाया है वो काबिल तारीफ है। उनका एक एक डायलॉग, उनकी राखी भाई के सामने बिना डरे खड़े रहना, ये सब इतना रियल लगता है कि जैसे उनके किरदार के फैन हो जाते हैं बिना किसी एक्शन के। सिर्फ अपनी एक्टिविटी से रवीना टंडन ने स्क्रीन पर यश को पूरी टक्कर दी है। श्रीनिधि और सपोर्टिंग कास्ट, इनकी बात कर लेते हैं। श्रीनिधि ने रीना के किरदार में अपनी छाप छोड़ी है। हालांकि उनका स्क्रीन टाइम लिमिटेड था, लेकिन उनके और रॉकी बीच का इमोशनल ग्राफ फिल्म को एक अलग ही गहराई देता है। इसके अलावा प्रकाश राज की आवाज़ और उनका नरेशन फिल्म के आने को एक महाकाव्य जैसा महसूस कराता है। और रवि बसरू का म्यूजिक तो खुद एक ऐसा एक्टर था जो पूरी फिल्म में उनके साथ साथ चलता रहा है। कुल मिलाकर केजीएफ चैप्टर 2 सिर्फ एक एक्शन और धमाके वाली फिल्म नहीं थी, यह बेहतरीन अदाकारी की एक ऐसा शोकेस था जहां किरदार ने अपनी 100% ताकत झोंक दी। इसने राखी को अमर कर दिया और संजय दत्त, रवीना टंडन ने उस दुनिया को सच बना दिया। आपको इस फिल्म में किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा दमदार लगी? इसका स्वैग, अधीरा का खौफ या रमिका सेन की पावर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस फिल्म के 5 पॉजिटिव पॉइंट पर और 5 नेगेटिव पॉइंट पर। सबसे पहले चलते हैं 5 पॉजिटिव पॉइंट की तरफ। इसकी कैसे ये 5 ऐसे पॉजिटिव पॉइंट है जिन्हें आप सुनेंगे तो अलग ही महसूस करेंगे। पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसका दमदार अभिनय और स्वैग।
यस यानी राकी भाई की स्क्रीन प्रेजेंसेस, उनका खतरनाक और बेबाक अंदाज, डायलॉग डिलीवरी ऐसी है कि जो देखने वालों को थिएटर्स में सीटियां बजाने पर मजबूर कर देती हैं। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं इसका, शानदार और खौफनाक एक्शन सीक्वेंस। फिल्म के एक्शन सीन्स, इसके इंटरवल का वह दृश्य और क्लाइमैक्स में हथियारों का इस्तेमाल बहुत ही भारी भरकम और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तीसरे इसके पॉजिटिव पॉइंट पर चलते हैं, संजय दत्त का खतरनाक ब्लेन यानी अधीरा। अधीरा के रूप में संजय दत्त का लुक और उसका खौफनाक अंदाज राखी के सामने एक बराबर और मजबूत टक्कर पेश करता है। चौथे इसके पॉइंट पर चलते हैं, रवि वर्सूर का शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक। फिल्म का संगीत और द मास्टर थीम हर सीन के रोमांस और जोश को कई गुना बढ़ा देता है, जो सीधा दिल पर असर करता है। पांच इफेक्ट इसके पॉइंट पर चलते हैं, भव्य सेट और ऐतिहासिक सफलता। प्रशांत नील का वह डार्क गोल्ड ब्लड सोना यानी गोल्ड और ब्लड वाला विजुअल कैनवास और बॉक्स ऑफिस पर 1200 करोड़ से ज़्यादा की कमाई ने इतिहास रच दिया। अब 5 इसके नेगेटिव पॉइंट पर बात करते हैं। पहला पॉइंट है अधिक आवाज़ और शोर। फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्शन की आवाज़ें इतनी तेज हैं कि लगातार देखने पर कई बार कान और सिर में थकान या दर्द महसूस होने लगता है। दोस्तों फिर दूसरे इसकी नेगेटिव पॉइंट पर बात करते हैं, तेज और उलझी हुई एडिटिंग। फिल्म के कट्स और सीन्स इतनी तेजी से बदलते हैं कि कई बार कहानी का फ्लो समझ में ही थोड़ी उलझन पैदा कर देता है। तीसरे इसके फैक्ट की बात करते हैं, नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं, कमजोर लव स्टोरी। फिल्म में रीना यानी हीरोइन और राखी की प्रेम कहानी का ट्रैक काफ़ी कमज़ोर और फीका लगता है, जिसका कहानी पर कोई खास असर नहीं पड़ता। 14 पॉइंट है इसका, बार बार दोहराए जाने वाले स्लो मोशन शॉट्स। हीरो को हर बार महान और शक्तिशाली दिखाने के लिए बार बार स्लो मोशन वॉक और धुएं के बादल और लोगों के मुंह तो उसकी तारीफ करवाने वाले पैटर्न को बहुत बार दोहराया गया। 5 में इसके नेगेटिव पॉइंट बात करते हैं, अवास्तविक और फिजिक्स से परे स्टंट। आम जनता फिल्मों की तरह यहाँ भी भौतिकी के नियमों को बार पर ताक पर रख कर ऐसे अवास्तविक स्टंट दिखाए गए हैं जो हकीकत में नामुमकिन है। यहाँ KGF 2 से जुड़े 10 सबसे रोचक, हैरान कर देने वाले और दमदार फैक्ट जो आपने कभी सुने नहीं होंगे ना इस फिल्म में देखा होगा। तो हम चलते हैं उन फैक्ट के बारे में जिन्हें आप अगर आज देख और सुन लोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। पहले फैक्ट की बात करते हैं, 400 से ज़्यादा बमों का इस्तेमाल। फिल्म के क्लाइमैक्स और एक्शन सीन्स में कोई VFX का इस्तेमाल करने के बजाय असली धमाके किए गए थे। एक्शन डायरेक्टर अम्बरीव और उनकी टीम ने सिर्फ क्लाइमैक्स को शूट करने के लिए 400 से ज़्यादा बमों का इस्तेमाल किया था। दूसरा फैक्ट है इसका, बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ना। रिलीज होते इस फिल्म ने तबाही मचा दी। इसने भारत में पहले ही दिन 100 करोड़ से ज़्यादा की ग्रॉस ओपनिंग की और दुनिया भर में 1200 करोड़ की कमाई करके इतिहास की सबसे दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। तीसरा फैक्ट है अधीरा का
खतरनाक लोग। फिल्म में संजय दत्त यानी अधीरा ने जो भारी भरकम लोहे का आर्मर पहना हुआ था, उसका वजन लगभग 25 किलोग्राम था। उस भारी भरकम कॉस्ट्यूम को पहनकर एक्शन सीन शूट करना संजय दत्त के लिए बहुत ही सारे चुनौती भरा था। 14 फैक्ट की तरफ चलते हैं। इसका खुद का स्टाइल और फिटनेस। राके भाई के किरदार में यश ने बिना शर्ट वाले सीन्स और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पर सालों मेहनत की। उनके बालों का स्टाइल, बियर्ड और 3 पीस सूट वाले लोग भारतीय युवाओं में एक समय पर सबसे बड़ा ट्रेंड बन गया था। 5वां रवि टेंडन का रमिका सेन लुक। फिल्म में प्रधानमंत्री रमिका सेन का किरदार निभाने वाली रवि टेंडन ने बताया था कि उनका यह लुक भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व शालीनता से प्रेरित था, ताकि स्क्रीन पर एक असली राजनीतिक ताकत महसूस हो सके। छठा इसका फैक्ट है इंटरवल सीन की असली खौफनाक तैयारी। फिल्म का वह आइकॉनिक इंटरवल सीन जहां रॉकी अकेली मशीन गन से दुश्मनों पर गोलियां बरसाता है, वही कुछ छोटा मोटा सेट नहीं था। वहां सचमुच हजारों राउंड गोलियां चलाई गई थी, जिससे सेट पर एक युद्ध जैसा माहौल और तनाव पैदा हो गया था। साथ ही फैक्ट की बात करते हैं कन्नड़ा और हिंदी डबिंग का जादू। हालांकि ये मूल रूप से कन्नड़ भाषा में बनी फिल्म थी, लेकिन इसके हिंदी डब वर्जन ने उत्तर भारत में जो रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, उसने बॉलीवुड की कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था। हिंदी बेल्ट में अकेले इस फिल्म ने 40 करोड़ से ज़्यादा कमाए थे। आर्ट इफेक्ट की बात करते हैं प्रशांत नील का डार्क और गोल्ड विजन। डिफरेंट कलर टोन के लिए डायरेक्टर प्रशांत नील ने फिल्म में नॉर्मल चपके लोगों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। पूरी फिल्म में आपको या तो सोने का पीलापन या फिर खून और बारूद का काला भूरा रंग ही दिखाई देगा, जो इसके डार्क एम्पायर और थीम को परफेक्ट बनाता है। फैक्ट नंबर 9 पर चलते हैं। रवि बसरूर का धड़कता संगीत। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और द मॉन्स्टर्स थीम इस फिल्म की रीढ़ की हड्डी थी। संगीतकार रवि बसरूर ने इसके लिए कई पारंपरिक और भारी ड्रम्स और वोकल्स का इस्तेमाल किया था, जो थिएटर की डॉल्बी साउंड सिस्टम पर दर्शकों के सीने पर सीधा असर वार करता है। अब चलते हैं फिल्म के लास्ट और 10वें फैक्ट पे। संजय दत्त की कैंसर से जंग के दौरान शूटिंग। जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो अभिनेता संजय दत्त स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं यानी कैंसर से जूझ रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी तबीयत की परवाह किए बिना अपने सारे खतरनाक एक्शन सीन को शूट किए और अपनी कमिटमेंट पूरी की। ये थे दोस्तों इस फिल्म के 10 फैक्ट जो अनसुने थे। एक बेहतरीन कहानी को पर्दे पर उतारने के लिए सिर्फ अच्छे एक्टर की नहीं बल्कि एक ऐसे दिमाग की ज़रूरत होती है जो साधारण कागज़ की कहानी को सोने के साम्राज्य में बदल सके। आइए बात करते हैं केजीएफ चैप्टर 2 के उस मास्टर माइंड विजन की जिसके पीछे है इसका प्रोडक्शन और डायरेक्शन। प्रशांत नील का विजन। इस पूरी फिल्म की रीड है इसके डायरेक्टर प्रशांत नील। जब केजीएफ चैप्टर 1 की हिट हुई थी तब दर्शकों के मन में सवाल था कि डायरेक्टर इस सक्सेस को दोबारा ला पाएंगे, लेकिन प्रशांत नील ने साबित कर दिया कि सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं बल्कि सिनेमा के एक वास्तुकार हैं। उनका डायरेक्शन स्टाइल बहुत ही यूनिक है, जिसे हम डार्क सिनेमेटोग्राफी कह सकते हैं। उन्होंने स्क्रीन पर नॉर्मल रंगों की जगह
जानबूझकर सोने की चमक यानी गोल्ड और बारूद के धुएं का इस्तेमाल किया। उनका हर एक फ्रेम, हर एक स्लो मोशन शॉट ऐसे लगता है जैसे किसी कॉमिक बुक या महाकाव्य का पन्ना पलट रहा हो। होम्बले फिल्म्स का मेगा प्रोडक्शन। इस भव्य साम्राज्य को हकीकत में बदलने के लिए जिम्मा उठाया था होम्बले फिल्म्स के निर्माता विजय किरागूर ने। शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा का नक्शा बदल देगी, लेकिन मेकर्स ने इसके बजट पर और स्केल पर समझौता नहीं किया। बड़े बड़े सेट, हजारों जूनियर आर्टिस्ट, भारी भरकम खदानें और रियल लोकेशंस का इस्तेमाल, यह सब दिखाता है कि प्रोडक्शन हाउस का विजन कितना बड़ा था। उन्होंने डायरेक्टर को भी पूरी आज़ादी दी कि वह बड़े बजट की फिल्म को बनाने के लिए होती है। तीसरी बात करते हैं टेक्निकल ब्रिलियंस यानी सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग। पहले चलते हैं सिनेमेटोग्राफी। कैमरे का इस्तेमाल इस फिल्म में किसी पात्र की तरह किया गया है। खदानों के अंदर की धूल, पसीने और चमकते हुए सोने के टुकड़ों को कैमरे ने जिस खौफनाक और खूबसूरत तरीके से कैद किया वह काबिल तारीफ है। दूसरी बात करते हैं फास्ट स्पीड एडिटिंग। फिल्म का एक हमेशा है उसकी एडिटिंग। सीन्स के बीच कट्स इतने शार्प हैं कि दर्शकों की आंखें स्क्रीन से हटती ही नहीं है। हालांकि कुछ लोगों को यह तेजी लगी, लेकिन यह पेस फिल्म में एक अलग ही एनर्जी बनाए रखती है। कुल मिलाकर केजीएफ चैप्टर 2 का डायरेक्शन और प्रोडक्शन इस बात का सबूत है कि अगर सही विजन और बड़े पैमाने पर काम किया जाए तो भारतीय सिनेमा हॉलीवुड को भी टक्कर दे सकता है। प्रशांत नील और होम्बले फिल्म्स ने मिलकर सिर्फ एक फिल्म नहीं बनाई, बल्कि एक इंडियन सिनेमा का इतिहास रच दिया। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं 4 ऐसे अनसुने और दिलचस्प पहलुओं पर। पहला, राकी भाई की मर्सिडीज कार। फिल्म में राकी भाई जिस पुरानी क्लासिक कार में घूमते हैं और इसका इस्तेमाल वे हथियारों के ट्रांसपोर्ट के लिए करते हैं, वह 1960 की फोर्ड ग्लैरियो 500 मॉडल है। इस विंटेज कार ने फिल्म के कार ने फिल्म के 70 और 80 के दशक को एरा को एकदम परफेक्ट लुक दिया है। दूसरी, रॉकी का गोल्ड डन कफलिंग और घड़ी। रॉकी के स्टाइल 3 पीस सूट के साथ साथ उसके कफलिंग्स और उसकी घड़ियों का कलेक्शन उस दौर के अंडरवर्ल्ड डन के रसूख को पूरी तरह से पर्दे पर उतारता है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि रॉकी का हर एक लुक पावर को रिफ्लेक्ट करे। कन्नड़ सिनेमा का पैन इंडिया बेंचमार्क। इस फिल्म ने साबित कर दिया कि कहानी में दम हो तो भाषा कोई दीवार नहीं बनती। केजीएफ टाइप की सफलता के बाद ही कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को ग्लोबली एक अलग पहचान मिली और केजीएफ नाम अपने आप में एक ब्रांड बन गया। आखिरी पॉइंट पे चलते हैं, रॉकी और उसकी माँ का इमोशनल एंगल। एक्शन हिंसा के बीच जो सबसे मजबूत धागा फिल्म को बांध रखता है वह रॉकी का अपनी माँ से किया वह वादा।
डायरेक्टर ने फिल्म के बीच-बीच में उस फ्लैशबैक का इस्तेमाल इतनी खूबसूरती से किया कि खूंखार दिखने वाला मॉन्स्टर भी अचानक एक ऐसा बेटा बन जाता है जिसे हर दर्शक इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। Punch drunk crazy bets on me. Back mid scroll, Armageddon arcane. Walking the wild, walking the wild. Don't know why. Cosplay cowgirls and numberless chats. We're feeling just fine in our running hats. Walking the wild, walking the wild. I don't know why. I don't mind the hustle and the tussle. I don't mind the grind. I don't mind pretending we don't see these signs. I don't mind the hustle and the tussle. I don't mind the grind. You and me dancing on the Gideon time. Try to unplug it, turn it back on. Try to unplug, but the feeling's gone. Walking the wild, walking the wild. You don't know why, you don't know why, you don't know why. Radio play in the cesspool stream. Oh, running down nightmares that used to be dreams. Walking the wild, walking the wild. And I don't know why. I don't mind the hustle and the tussle. I don't mind the grind. I don't mind pretending we don't see these signs. I don't mind the hustle and the tussle. I don't mind the grind. You and me dancing on a Gideon time. I don't mind the hustle and the tussle. I don't mind the grind. I don't mind pretending we don't see these signs. I don't mind the hustle and the tussle. I don't mind the grind. You and me dancing on a Gideon time. You and me dancing on my Gideon time. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? I just wanna know. Why, baby, why?
was a smile. I was humming. You were whispering something. Did you feel it? Did you ever feel it? You said you felt it. You were in it. We both lived it. You got me wrong and I got you wrong. Baby, you got me wrong and I got you wrong. Baby, baby, you got me wrong and I got you wrong. You got to see. You got me wrong and I got you wrong. Baby, baby. Did you feel it? Did you really feel it? You said you felt it. You were in it. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? I just wanna know. You got me wrong and I got you wrong. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? I just wanna know. Baby. Baby, please, please listen to me. Please listen to me. Let me say what I gotta say. You got me wrong and I got you wrong. My mind keeps drifting into memory. Something long gone keeps on coming back to me. My heart is hung up on what used to be. Time moves on and then one day ancient history. Give me just a little bit of time back, baby. Can't you see? Couldn't we just go rewind back, baby? You and me, what a shame. I think of all the years gone by, all the yesterdays. For you and I, it was a flame back then, but oh my, something set ablaze when we said goodbye. Give me just a little bit of time back, baby. Can't you see? Couldn't we just go rewind that ancient history? Oh, ancient history. Oh, ancient history. We keep on moving, we keep on moving along, we keep on rolling. No, we ain't slowing it down. We keep on moving, we keep on moving along, we keep on rolling. Yeah, no, we ain't slowing it down. Let's go. We ain't slowing down, baby, come
come and show me how. Gotta do it right now, you know you gotta hold me down. Can I let the moment pass? Good things, they never last. Pull up in a whip, you know I had to hit the gas. Yeah, that's premium, pull up with a team and I'm ain't worried about the other side. They know that they ain't beating, I'm on everything I love. Work to the man above, keep it cool, calm, collected. At this point you get the message. Life is hectic, but we gotta keep it rolling, no. Gotta keep it grooving, keep it moving like we stole it, though. Rolling with the punches, giving hits like we are Interscope. Even though I'm clocking, punching in, I'm independent, though. Staying prayed up, ain't nothing gon' phase us. Ain't never gon' let a lame say what they just made up. I never take a pay cut, we getting what we worth in. I never change the blueprint, cause we know it's really working. Keep on moving, Moving, we keep on moving along. keep it moving, keep it rolling. rolling. No, we ain't slowing it down. Never slowing down, Keep never on moving. moving, We keep on moving along. moving, keep it moving, Keep keep on it rolling. rolling. No, we Keep ain't it rolling, keep it slowing moving, it we ain't down. never gon' lose it. Cause we in it for the movement. If I'm lying, then I'm flying. Don't play into the amusement. If we trying, we ain't dying. Never sleep, never sleep, never. The moment that you rest your head, they think they can't compete. If you gotta skip steps, then the plan is not complete. Get your reps in, get your reps in, get your. Never rest on a past success. You gotta love what you do if you tryna be the best. Keep on moving. Moving, We keep on moving along. keep it moving, keep on it rolling. rolling. No, we ain't slowing it down. Never slowing down, Keep never on moving. moving, We keep on moving keep it along. moving, keep it moving, keep it rolling. rolling. No, we Keep ain't it rolling, keep it slowing moving. We down. ain't never gonna lose it. Sun is falling, speed in the black. Nobody driving, we're in the back. To the end of the world. Tides will rise, tides will fall with the gravity of you. To the end of the world. Fortune teller, deck in her hand. Fool arcana lives on the land. The gravity of you. The gravity of you. Tides will rise, tides will fall. It'll always be true. Tides will rise, tides will fall. There's nothing we can do. How many suns we don't know. Our supernova tells us when we have to go. To the end of the world. To the end of the world. To the end of
illusions will fade. There comes a day, this sick parade ends. Blew up my mind. Blew up my mind. Blew up my mind. Blew up my mind. Well, I know how you want it to seem, but we'll watch as it all plays out. From the crest of the wave that we broke upon and pulled you back into the sea, all the way down. Why'd it take all our life to explain that it's more beautiful when you're here? I remember the light when it turned around and revealed all the truth, no escape. Point blank. Say it like it is this time for me to hear. So
feel it? Yeah, you felt it for a minute. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? I just wanna know. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? I just wanna know. It was in the air, it was a smile. I was humming, you were whispering something. Did you feel it? Did you ever feel it? You said you felt it, you were in it. We both lived it. You got me wrong and I got you wrong. Baby, you got me wrong and I got you wrong. Baby, baby, you got me wrong and I got you wrong. You got to see. You got me wrong and I got you wrong. Baby, baby. Did you feel it? Did you really feel it? You said you felt it. You were in it. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? I just wanna know. You got me wrong and I got you wrong. Why, baby, why? Why, baby, why? Why, baby, why? I just wanna know. Baby. Baby, please, please listen to me. Please listen to me. Let me say what I gotta say. You got me wrong and I got you wrong. सोचिए एक ऐसी ज़मीन जहाँ सूरज की रोशनी भी पहुँचने से डरती हो, जहाँ हवा में ऑक्सीजन कम और लोहे की जंग और खून की बदबू ज़्यादा हो। कोलार की वो खदानें जिन्हें दुनिया केजीएफ के नाम से जानती है, यहाँ कानून की कोई किताब नहीं चलती थी। यहाँ सिर्फ एक ही नियम था, जो ताकतवर वही राज करेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास को उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने भारतीय सिनेमा की परिभाषा ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं केजीएफ चैप्टर 2 की। आज हम देखेंगे कि कैसे एक मामूल से रास्ते पर चलने वाले लड़के ने दुनिया के सबसे खतरनाक साम्राज्य को अपने कदमों में झुका दिया था। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां चैप्टर 1 ने सबको सन्न कर दिया था। गरुड़ का अंत हो चुका था। नाराज़ी की खदानें अब भी गरुड़ के चंगुल से आज़ाद हो चुकी थी। लेकिन क्या गुलामी ख़त्म हुई थी? नहीं। गरुड़ के मरने के बाद नाराज़ी के सिंहासन बैठने के लिए कई गिद्ध मंडराने लगे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस सिंहासन पर अब एक ऐसा शेर बैठने वाला है जिसके खौफ से मौत भी थर-थर काँपती है। रॉकी नाम तो सुना ही होगा। वह लड़का जो मुंबई की गलियों से उठा था, आज वह कोलार की काली दीवारों का बेताज बादशाह बन चुका था।
लेकिन इस खूनी सिंहासन के पीछे एक दर्दनाक कहानी थी। एक छोटा बच्चा जिसने अपनी मरती हुई माँ को कसम दी थी कि माँ, दुनिया का सबसे मैं अमीर आदमी बनकर ही मरूंगा। चैप्टर 1 में वह वादा महज एक सपना था, पर चैप्टर 2 के पहले घंटे में वह सपना एक कड़वी हकीकत बन चुका था। राकी अब एक इंसान नहीं बल्कि एक जिंद बन चुका था, जो एक ऐसी जिद जिसके रास्ते में जो भी आया वह इतिहास बन गया। स्क्रीन पर जब प्रशांत नील का डायरेक्शन बोलता है तो हर फ्रेम से तबाही की बू आती है। डायरेक्टर ने कलर ग्रेडिंग पूरी तरह से डार्क और गोल्डन रखी, यानी सोना और खून एक केजीएफ की असली पहचान है। लेकिन राजा बन जाना ही सब कुछ नहीं होता है दोस्तों। असली खेल तो तब शुरू होता है जब सिंहासन के चारों तरफ दुश्मन खड़े हों। नाराची के भीतर राकी का राज पक्का हो चुका था, लेकिन खदान के बाहर दिल्ली के गलियारों में हड़कंप मच गया था। भारत सरकार की नींव हिल चुकी थी। प्रधानमंत्री रमिका सेन यानी रवि टंडन की नज़र अब इस गैरकानूनी सोने के साम्राज्य पर थी। वे जानती थी कि अगर राकी को नहीं रोका गया तो देश की अर्थव्यवस्था पर एक ऐसा डाकू कब्जा कर लेगा जिसे झुकाना नामुमकिन होगा। यहीं से एक्ट 1 का सबसे बड़ा मोड़ आता है। राजनीतिक ताकतें और सरकारी हुकूमत तो थी ही, पर असली आंधी आनी अभी बाकी थी। जब खदान के अंदर यह मान चुके थे कि अब राकी को कोई नहीं हरा सकता, तब पर्दे पर एंट्री होती है एक ऐसे शैतान की जिसे आज तक कोई नहीं डरा पाया, अधीरा। संजय दत्त का वह खौफनाक अवतार, गज्जा सिर पर अजीब गरीब टैटू, लोहे का भारी भरकम कवच और हाथों में खंजर जैसी तलवार। अधीरा जब पर्दे पर आता है तो सिनेमा घर की कुर्सियां हिल जाती हैं। वह कहता है, राकी नाराची मेरी थी और न मेरी रही, नाराची मेरी थी और मेरी ही रहेगी। यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा खूनी खेल जहाँ एक तरफ अपनी जान से ज़्यादा नाराजी को चाहने वाला राकी और दूसरी तरफ सब कुछ तबाह कर देने आया अधीरा। पहले घंटा हमें सिखाता है कि कैसे एक साम्राज्य खड़ा होता है और कैसे उसे मिटाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें एक साथ मिलकर साजिश रचती हैं। राकी का वह एटीट्यूड, उसकी वह सिगरेट जलाने का अंदाज और हर एक डायलॉग पर थिएटर में गूंजने वाली सीटियाँ, ये सब मिलकर एक्ट 1 को एक धमाकेदार शुरुआत देते हैं। लेकिन इसके आगे क्या होता है जब अधीरा और राकी आमने सामने आते हैं, तो स्क्रीन पर क्या तबाही मचती है, जानने के लिए जुड़े रहिएगा, क्योंकि एक्ट 2 में हम देखेंगे उस महासंग्राम को जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। शेर जब अपने इलाके में बैठा हो तो इसका मतलब यह नहीं कि जंगल के दूसरे शिकारी खामोश बैठ जाएंगे। एक्ट 1 में हमने देखा एक साम्राज्य का खड़ा होना, पर एक्ट 2 में गवाह है उस महाविनाश का, जहां दो ऐसे राक्षस आमने सामने आए जिनकी टक्कर से पूरी धरती हिल उठी। अधीरा यानी संजय दत्त खामोश नहीं बैठने वाला था। वह अपनी सेना के साथ सीधा नाराजी के अंदर घुस जाता है। सोचिए उस मंजर को जहाँ चारों तरफ बंदूक की गंध, गोलियां की तड़तड़ाहट और अपनों को बचाने के लिए उस जान की बाजी लगा देने वाले राकी के सिपाही।
अधीरा का वार इतना भयानक था कि पहले ही बार राकी के साम्राज्य की नींव हिल जाती है। राकी को यह समझ आ जाता है कि ये लड़ाई सिर्फ सोने की नहीं बल्कि उसके वजूद की है। स्क्रीन पर जब अधीरा का भारी भरकम हथौड़ा और राकी की तलवारें टकराती हैं तो ऐसा लगता है मानो दो पहाड़ों के बीच टक्कर हो रही हो। लेकिन मुसीबत सिर्फ खदान के भीतर नहीं थी, खदान के बाहर भी चक्रव्यूह बीत चुका था। देश की प्रधानमंत्री रमिका सेन ने कसम खा ली थी कि वह इस गैरकानूनी साम्राज्य को मिट्टी में मिला देंगी। पुलिस, सेना और कानून सबको राकी के खिलाफ खड़ा कर दिया था। एक तरफ राजनीति की चालें और दूसरी तरफ अधीरा की खूनी तलवार। राकी इन दोनों के बीच अकेले दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। उसका वह अंदाज जहां वह खून की परवाह किए बिना अपनी शर्तों पर जीता है, दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है। और फिर आता है इस फिल्म का वह सीन जिसके बाद सिनेमा घरों में जो सीटियां बजी उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। इंटरवल ब्लॉक। राकी अकेला, जिसके हाथ में एक भारी भरकम मशीन गन और सामने दुश्मनों की पूरी फौज खड़ी है। रवि बरसरू का वह बैकग्राउंड स्कोर माया बाल्वो जब बजता है तो दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। राकी मशीन गन से गोलियां ऐसी बारिश करता है कि दुश्मनों के होश उड़ जाते हैं। वह सीन सिर्फ एक एक्शन सीक्वेंस नहीं था, वह इंडियन सिनेमा को एक ऐसा मास्टरपीस था इसने थिएटर की स्क्रीन को फाड़ कर रख दिया। एक्ट 2 में हम यह बताता है कि एक असली हीरो वह नहीं जो कभी गिरेगा ना, बल्कि असली हीरो वह है जो हर बार गिरने के बाद दोगुनी ताकत से वापस उठे। अधीरा और राकी की इस खूनी जंग ने फिल्म को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इस जंग का अंत क्या होगा? क्या रश्मिका सेन और अधीरा मिलकर राकी के इस एम्पायर ऑफ ब्लड को ख़त्म कर देंगे? जानने के लिए बने रहिएगा, क्योंकि एक्ट में हम इस महागाथा का सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाला क्लाइमैक्स है। लेकिन उससे पहले इसमें एक्टर की परफॉर्मेंस देखेंगे। एक्टर परफॉर्मेंस तो बाद में देख लेंगे, पहले इसके हम एक्ट 3 की बात कर लेंगे। हर साम्राज्य का एक दिन अंत होना तय होता है, पर कुछ साम्राज्य इतिहास के पन्नों पर इस तरह लिखे जाते हैं कि सदियों तक उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। एक्ट 1 में हमने देखा था उदय और एक्ट 2 में हमने देखा था संघर्ष। अब वक्त आ चुका है उस भयानक अंत का जिसके लिए पूरी दुनिया सांस रोके बैठी थी। खदान के भीतर अब आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अधीरा अपनी आखिरी चाल चल चुका था, लेकिन वह यह भूल गया था कि सामने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि रॉकी भाई है। दोनों के बीच में खूनी तलवारें और बंदूक का आमने सामने का संघर्ष स्क्रीन पर ऐसा टैंडअप मचाता है कि देखने वालों की पलकें झपकना भूल जाती हैं। देखने वाले पलकें झपकना भूल जाते हैं। राकी का गुस्सा, उसकी आंखों में वो आग और हर एक बार गूंजता संगीत। जब राकी अधीरा का अंत करता है तो सिनेमा घरों में तालियों की गड़गड़ाहट से पर्दा हिल जाता है। वह सिर्फ एक दुश्मन की मौत नहीं थी, वह उस साम्राज्य पर हमेशा के लिए राकी का नाम की मोहर थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। अधीरा के जाने के बाद भी एक बहुत बड़ी ताकत अभी बाकी थी। भारत सरकार, प्रधानमंत्री रमिका सेन यानी रवीना टंडन। एक तरफ देश का कानून था और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जिसने कानून को अपनी उंगलियों पर नचाया।
रश्मिका सेन और राखी आमने सामने आते हैं। वह सीन जहां राखी कानू के सामने झुकने से इनकार कर देता है और अपनी शर्तों पर सब कुछ संभालता है, दिखाता है कि राखी सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अपने उसूलों और जिद से ही राजा बना था। और फिर आता है इस फिल्म का सबसे बड़ा और सबसे चौंका देने वाला और दिल को चीर देने वाला क्लाइमैक्स, राखी का वह आखिरी सफ़र जहां वह सोने के जहाज़ों के साथ समुद्र के बीचों बीच होता है। दुनिया की निगाहों में वह सबसे बड़ा अपराधी है। भारत सरकार उसे ख़त्म करना चाहती है और दुश्मन समुद्र की गहराइयों से उस पर हमला कर देते हैं। वह दृश्य जहाँ राखी उस सोने के खजाने और साम्राज्य के साथ समुद्र की अगाध गहराइयों में समा जाता है। अपनी माँ से किया वह वादा कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर मरूंगा, वह पूरा तो करता है पर अपनी माँ की जान की कीमत पर। तो क्या राखी हार गया? नहीं दोस्तों, राखी मरा नहीं बल्कि अमर हो गया। KGF 2 चैप्टर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा इमोशन है जो सिखाता कि अगर इंसान के इरादे फौलाद हों तो वह जीरो से उठकर पूरी दुनिया की हुकूमत पर राज कर सकता है। प्रशांत नील का डायरेक्शन, यश के स्क्रीन प्रेजेंस और रवि बरसूर का संगीत, इन तीनों ने मिलकर भारतीय सिनेमा को एक ऐसा मास्टरपीस दिया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। राखी भाई की वो कहानी जो खून से शुरू हुई थी और समुद्र की गहराई में जाकर इतिहास बन गई। आपकी क्या राय है KGF चैप्टर 2 के इस अंत के बारे में? क्या राखी को बचा होना चाहिए था या उस का यह अंत ही सबसे सही था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, कहानी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जब तक उसे पर्दे पर उतारने वाले कलाकार दमदार ना हो तब तक वो आग नहीं लगती। और KGF 2 में भाई साहब हर एक एक्टर ने स्क्रीन को फाड़ कर रख दिया। चलिए बात करते हैं हम उन परफॉर्मेंस की जिन्होंने इस फिल्म को एक एम्पायर में बदल दिया। पहले बात है यस, द रॉकिंग स्टार, द अल्टीमेट मॉन्स्टर। सबसे पहले बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसके बिना KGF की कल्पना भी नहीं की जा सकती, यानी यस। राखी भाई के किरदार में यस ने जो स्वैग और एटीट्यूड दिखाया वह भारतीय सिनेमा में सालों के बाद देखने को मिलता है। उनका वो सिगरेट जलाने का अंदाज, उनकी वो भारी आवाज़ और आंखों में जो एक हॉट केयर वाला एटीट्यूड था, उफ, यस ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि पैन इंडिया सुपरस्टार हैं। चाहे इमोशनल सीन हो जहां वो अपनी माँ को याद करते हैं या फिर वो सीन जहां वो मशीन गन लेकर दुश्मनों के धज्जियाँ उड़ा देती हैं, यस हर फ्रेम में आग लगा देते हैं। उन्होंने अपने कंधे पर पूरी फिल्म को इस तरह उठाया जैसे कोई राजा अपना साम्राज्य संभालता है। अब बात करते हैं संजय दत्त, यानी खौफ का नाम अधीरा। अब आते हैं उस राक्षस पर जिसके सामने खड़े होने की हिम्मत किसी में नहीं थी, यानी अधीरा। संजय दत्त ने इस किरदार में जान फूंक दी है। उनका वो भारी भरकम बाइकिंग लुक, तलवार चलाने का अंदाज और चेहरे पर डरावनी खामोशी। जब संजय दत्त स्क्रीन पर आते हैं तो थिएटर्स में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। यस और संजय दत्त के बीच जो क्लैश एंड टकराव था वह बहुत बॉलीवुड के किसी भी एक्शन सीक्वेंस से कहीं आगे था। संजय दत्त ने दिखा दिया कि विलेन अगर दमदार हो तो हीरो का जीतना और ज़्यादा बड़ा लगता है।
अब बात करते हैं रवीना टंडन की, पावर ऑफ पॉलिटिक्स की महारानी यानी रमिका सेन। और फिर एंट्री होती है देश की सबसे ताकतवर महिला की, प्रधानमंत्री रमिका सेन यानी रवीना टंडन। रवीना टंडन इस किरदार में जो ग्रेस, पावर और गुस्सा दिखाया है वो काबिल तारीफ है। उनका एक एक डायलॉग, उनकी राखी भाई के सामने बिना डरे खड़े रहना, ये सब इतना रियल लगता है कि जैसे उनके किरदार के फैन हो जाते हैं बिना किसी एक्शन के। सिर्फ अपनी एक्टिविटी से रवीना टंडन ने स्क्रीन पर यश को पूरी टक्कर दी है। श्रीनिधि और सपोर्टिंग कास्ट, इनकी बात कर लेते हैं। श्रीनिधि ने रीना के किरदार में अपनी छाप छोड़ी है। हालांकि उनका स्क्रीन टाइम लिमिटेड था, लेकिन उनके और रॉकी बीच का इमोशनल ग्राफ फिल्म को एक अलग ही गहराई देता है। इसके अलावा प्रकाश राज की आवाज़ और उनका नरेशन फिल्म के गानों को एक महाकाव्य जैसा महसूस कराता है। और रवि बसरूर का म्यूजिक तो खुद एक ऐसा एक्टर था जो पूरी फिल्म में उनके साथ साथ चलता रहा है। कुल मिलाकर KGF चैप्टर 2 सिर्फ एक एक्शन और धमाके वाली फिल्म नहीं थी, यह बेहतरीन अदाकारी की एक ऐसा शोकेस था जहां किरदार ने अपनी 100% ताकत झोंक दी। इसने राखी को अमर कर दिया और संजय दत्त, रवीना टंडन ने उस दुनिया को सच बना दिया। आपको इस फिल्म में किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा दमदार लगी? इसका स्वैग, अधीरा का खौफ या रमिका सेन की पावर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस फिल्म के 5 पॉजिटिव पॉइंट पर और 5 नेगेटिव पॉइंट पर। सबसे पहले चलते हैं 5 पॉजिटिव पॉइंट की तरफ। इसकी क्या कैसे, ये 5 ऐसे पॉजिटिव पॉइंट है जिन्हें आप सुनेंगे तो अलग ही महसूस करेंगे। पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसका दमदार अभिनय और स्वैग। यश यानी राखी भाई की स्क्रीन प्रेजेंस, उनका खतरनाक और बेबाक अंदाज, डायलॉग डिलीवरी ऐसी है कि जो देखने वालों को थिएटर्स में सीटियां बजाने पर मजबूर कर देती हैं। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। इसका शानदार और खौफनाक एक्शन सीक्वेंस। फिल्म के एक्शन सीन्स, इसके इंटरवल का वह दृश्य और क्लाइमैक्स में हथियारों का इस्तेमाल बहुत ही भारी भरकम और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तीसरे इसके पॉजिटिव पॉइंट पर चलते हैं। संजय दत्त का खतरनाक विलेन यानी अधीरा के रूप में संजय दत्त का लुक और उसका खौफनाक अंदाज राखी के सामने एक बराबर और मजबूत टक्कर पेश करता है। चौथे इसके पॉइंट पर चलते हैं। रवि बसरूर का शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक, फिल्म का संगीत और द मास्टर थीम हर सीन के रोमांस और जोश को कई गुना बढ़ा देता है, जो सीधा दिल पर असर करता है। 5 इफेक्ट इसके पॉइंट पर चलते हैं। भव्य सेट और ऐतिहासिक सफलता। प्रशांत नील का वह डार्क गोल्ड ब्लड सोना यानी गोल्ड और ब्लड वाला विजुअल कैनवास और बॉक्स ऑफिस पर 1200 करोड़ से ज़्यादा की कमाई ने इतिहास रच दिया। अब 5 इसके नेगेटिव पॉइंट पर बात करते हैं। पहला पॉइंट है अधिक आवाज़ और शोर। फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्शन की आवाज़ें इतनी तेज हैं कि लगातार देखने पर कई बार कान और सिर में थकान या दर्द महसूस होने लगता है।
दोस्तों और फिर दूसरे इसकी नेगेटिव पॉइंट पर बात करते हैं। तेज और उलझी हुई एडिटिंग। फिल्म के कट्स और सीन्स इतनी तेजी से बदलते हैं कि कई बार कहानी का फ्लो समझ में ही थोड़ी उलझन पैदा कर देता है। तीसरे इसके फैक्ट की बात करते हैं, नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं। कमजोर लव स्टोरी। फिल्म में रीना यानी हीरोइन और राखी की प्रेम कहानी का ट्रैक काफ़ी कमज़ोर और फीका लगता है, जिसका कहानी पर कोई खास असर नहीं पड़ता। 14 पॉइंट है इसका, बार बार दोहराए जाने वाले स्लो मोशन शॉट्स। हीरो को हर बार महान और शक्तिशाली दिखाने के लिए बार बार स्लो मोशन वॉक और धुएं के बादल और लोगों के मुंह तो उसकी तारीफ करवाने वाले पैटर्न को बहुत बार दोहराया गया। 5 में इसके नेगेटिव पॉइंट बात करते हैं। अवास्तविक और फिजिक्स से परे स्टंट। आम जनता फिल्मों की तरह यहाँ भी भौतिकी के नियमों को बार पर ताक पर रख कर ऐसे अवास्तविक स्टंट दिखाए गए हैं जो हकीकत में नामुमकिन है। यहाँ KGF 2 से जुड़े 10 सबसे रोचक, हैरान कर देने वाले और दमदार फैक्ट जो आपने कभी सुने नहीं होंगे ना इस फिल्म में देखा होगा। तो हम चलते हैं उन फैक्ट के बारे में जिन्हें आप अगर आज देख और सुन लोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। पहले फैक्ट की बात करते हैं। 400 से ज़्यादा बमों का इस्तेमाल। फिल्म के क्लाइमैक्स और एक्शन सीन्स में कोई VFX का इस्तेमाल करने के बजाय असली धमाके किए गए थे। एक्शन डायरेक्टर अम्बरीव और उनकी टीम ने सिर्फ क्लाइमैक्स को शूट करने के लिए 400 से ज़्यादा बमों का इस्तेमाल किया था। दूसरा फैक्ट है इसका, बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ना। रिलीज होते इस फिल्म ने तबाही मचा दी। इसने भारत में पहले ही दिन 100 करोड़ से ज़्यादा की ग्रॉस ओपनिंग की और दुनिया भर में 1200 करोड़ की कमाई करके इतिहास की सबसे दूसरी ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। तीसरा फैक्ट है अधीरा का खतरनाक लुक। फिल्म में संजय दत्त यानी अधीरा ने जो भारी भरकम लोहे का आर्मर पहना हुआ था उसका वजन लगभग 25 किलोग्राम था। उस भारी भरकम कॉस्ट्यूम को पहनकर एक्शन सीन शूट करना संजय दत्त के लिए बहुत ही सारे चुनौती भरा था। 14 फैक्ट की तरफ चलते हैं इसका खुद का स्टाइल और फिटनेस। राखी भाई के किरदार में यश ने बिना शर्ट वाले सीन्स और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पर सालों मेहनत की। उनके बालों का स्टाइल, बियर्ड और 3-piece सूट वाला लुक भारतीय युवाओं में एक समय पर सबसे बड़ा ट्रेंड बन गया था। 5वां रवीना टंडन का रमिका सेन लुक। फिल्म में प्रधानमंत्री रमिका सेन का किरदार निभाने वाली रवीना टंडन ने बताया था कि उनका यह लुक भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व शालीनता से प्रेरित था ताकि स्क्रीन पर एक असली राजनीतिक ताकत महसूस हो सके। 6वां इसका फैक्ट है इंटरवल सीन की असली खौफनाक तैयारी। फिल्म का वह आइकॉनिक इंटरवल सीन जहां राकी अकेली मशीन गन से दुश्मनों पर गोलियां बरसाता है, वही कुछ छोटा मोटा सेट नहीं था। वहां सचमुच हजारों राउंड गोलियां चलाई गई थी, जिससे सेट पर एक युद्ध जैसा माहौल और तनाव पैदा हो गया था। 7वीं फैक्ट की बात करते हैं कन्नड़ा और हिंदी डबिंग का जादू। हालांकि ये मूल रूप से कन्नड़ भाषा में बनी फिल्म थी, लेकिन इसके हिंदी डब वर्जन ने उत्तर भारत में जो रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, उसने बॉलीवुड की कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था।
हिंदी बेल्ट में अकेले इस फिल्म ने 430 करोड़ से ज़्यादा कमाए थे। आर्ट इफेक्ट की बात करते हैं। प्रशांत नील का डार्क और गोल्ड विजन, डिफरेंट कलर टोन के लिए डायरेक्टर प्रशांत नील ने फिल्म में नॉर्मल चमकीले रंगों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। पूरी फिल्म में आपको या तो सोने का पीलापन या फिर खून और बारूद का काला भूरा रंग ही दिखाई देगा, जो इसके डार्क एम्पायर और थीम को परफेक्ट बनाता है। फैक्ट नंबर 9 पर चलते हैं। रवि बसरूर का धड़कता संगीत, फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और द मॉन्स्टर्स थीम इस फिल्म की रीढ़ की हड्डी थी। संगीतकार रवि बसरूर ने इसके लिए कई पारंपरिक और भारी ड्रम्स और वोकल्स का इस्तेमाल किया था, जो थिएटर की डॉल्बी साउंड सिस्टम पर दर्शकों के सीने पर सीधा असर वार करता है। अब चलते हैं फिल्म के लास्ट और 10वें फैक्ट पे। संजय दत्त की कैंसर से जंग के दौरान शूटिंग, जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो अभिनेता संजय दत्त स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं यानी कैंसर से जूझ रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी तबीयत की परवाह किए बिना अपने सारे खतरनाक एक्शन सीन को शूट किया और अपनी कमिटमेंट पूरी की। ये थे दोस्तों इस फिल्म के 10 फैक्ट जो अनसुने थे। एक बेहतरीन कहानी को पर्दे पर उतारने के लिए सिर्फ अच्छे एक्टर की नहीं बल्कि एक ऐसे दिमाग की ज़रूरत होती है जो साधारण कागज़ की कहानी को सोने के साम्राज्य में बदल सके। आइए बात करते हैं केजीएफ चैप्टर 2 के उस मास्टर माइंड विजन की जिसके पीछे है इसका प्रोडक्शन और डायरेक्शन। प्रशांत नील का विजन, इस पूरी फिल्म की रीड है इसके डायरेक्टर प्रशांत नील। जब केजीएफ चैप्टर 1 की हिट हुई थी तब दर्शकों के मन में सवाल था कि डायरेक्टर इस सक्सेस को दोबारा ला पाएंगे, लेकिन प्रशांत नील ने साबित कर दिया कि सिर्फ एक फिल्म मेकर नहीं बल्कि सिनेमा के एक वास्तुकार हैं। उनका डायरेक्शन स्टाइल बहुत ही यूनिक है, जिसे हम डार्क सिनेमेटोग्राफी कह सकते हैं। उन्होंने स्क्रीन पर नॉर्मल रंगों की जगह जानबूझकर सोने की चमक यानी गोल्ड और बारूद के धुएं का इस्तेमाल किया। उनका हर एक फ्रेम, हर एक स्लो मोशन शॉट ऐसे लगता है जैसे किसी कॉमिक बुक या महाकाव्य का पन्ना पलट रहा हो। होम्बले फिल्म्स का मेगा प्रोडक्शन, इस भव्य साम्राज्य को हकीकत में बदलने के लिए जिम्मा उठाया था होम्बले फिल्म्स के निर्माता विजय किरागूर ने। शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा का नक्शा बदल देगी, लेकिन मेकर्स ने इसके बजट पर और स्केल पर समझौता नहीं किया। बड़े बड़े सेट, हजारों जूनियर आर्टिस्ट, भारी भरकम खदानें और रियल लोकेशंस का इस्तेमाल, यह सब दिखाता है कि प्रोडक्शन हाउस का विजन कितना बड़ा था। उन्होंने डायरेक्टर को भी पूरी आज़ादी दी कि वह बड़े बजट की फिल्म को बनाने की होती है। तीसरी बात करते हैं टेक्निकल ब्रिलियंस यानी सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग। पहले चलते हैं सिनेमेटोग्राफी। कैमरे का इस्तेमाल इस फिल्म में किसी पात्र की तरह किया गया है। खदानों के अंदर की धूल, पसीने और चमकते हुए सोने के टुकड़ों को कैमरे ने जिस खौफनाक और खूबसूरत तरीके से कैद किया वह काबिल तारीफ है। दूसरी बात करते हैं फास्ट स्पीड एडिटिंग। फिल्म का एक अहम हिस्सा है उसकी एडिटिंग। सीन्स के बीच कट्स इतने शार्प हैं कि
दर्शकों की आंखें स्क्रीन से हटती ही नहीं है। हालांकि कुछ लोगों को यह तेजी लगी, लेकिन यह पेस फिल्म में एक अलग ही एनर्जी बनाए रखती है। कुल मिलाकर केजीएफ चैप्टर 2 का डायरेक्शन और प्रोडक्शन इस बात का सबूत है कि अगर सही विजन और बड़े पैमाने पर काम किया जाए तो भारतीय सिनेमा हॉलीवुड को भी टक्कर दे सकता है। प्रशांत नील और होम्बले फिल्म्स ने मिलकर सिर्फ एक फिल्म नहीं बनाई, बल्कि एक इंडियन सिनेमा का इतिहास रच दिया। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं 4 ऐसे अनसुने और दिलचस्प पहलुओं पर। पहला, राखी भाई की मर्सिडीज कार। फिल्म में राखी भाई जिस पुरानी क्लासिक कार में घूमते हैं और इसका इस्तेमाल वे हथियारों के ट्रांसपोर्ट के लिए करते हैं, वह 1960 की फोर्ड ग्लेरियो 500 मॉडल है। इस विंटेज कार ने फिल्म के 70 और 80 के दशक को एरा को एकदम परफेक्ट लुक दिया है। दूसरी, रॉकी का गोल्ड डन कफलिंग और घड़ी। रॉकी के स्टाइल 3 पीस सूट के साथ साथ उसके कफलिंग्स और उसकी घड़ियों का कलेक्शन उस दौर के अंडरवर्ल्ड डन के रसूख को पूरी तरह से पर्दे पर उतारता है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि रॉकी का हर एक लुक पावर को रिफ्लेक्ट करे। कन्नड़ सिनेमा का पैन इंडिया बेंचमार्क, इस फिल्म ने साबित कर दिया कि कहानी में दम हो तो भाषा कोई दीवार नहीं बनती। केजीएफ की सफलता के बाद ही कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को ग्लोबली एक अलग पहचान मिली और केजीएफ नाम अपने आप में एक ब्रांड बन गया। आखिरी पॉइंट पे चलते हैं। रॉकी और उसकी मां का इमोशनल एंगल। एक्शन हिंसा के बीच जो सबसे मजबूत धागा फिल्म को बांध रखता है वह रॉकी का अपनी मां से किया हुआ वादा। डायरेक्टर ने फिल्म के बीच में उस फ्लैशबैक का इस्तेमाल इतनी खूबसूरती किया कि खूंखार दिखने वाला मॉन्स्टर भी अचानक एक ऐसा बेटा बन जाता है जिसे हर दर्शक इमोशनली कनेक्ट हो जाता है।